औरत सभी को तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो काम करती है। बिस्तर पर पड़ी सरिता जी बड़ी देर से अपने बेटे बहू को आवाज दे रही थी। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और दवाई भी खाने का टाइम हो गया था। जब परिवार वालों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश फिर से की। इस बार उन्होंने अपने पति को आवाज लगाई, सुनिए जी, शुभम के पापा, आप हो क्या? प्यास के मारे गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो। सरिता जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लड़खड़ाती आवाज में चिल्ला रही थी, पर कोई उनकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। शायद सब बिजी होंगे। ये सोचकर सरिता जी ने खुद को बड़ी मुश्किल से खींचकर अपनी व्हील चेयर पर बैठना चाहा तो उनका बैलेंस एकदम बिगड़ गया और वो बेड से औंधे मुंह गिर पड़ी। नीचे गिरते ही उनके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर सभी अपने अपने कमरों से निकलकर आ गए और उन्हें गिरा हुआ देखकर शुभम और उसके पापा ने उन्हें उठाकर ऊपर लिटाया। तभी बहू शिवानी जल्दी से पानी ले आई। पति, बेटे, बहू सबको साथ देखकर अभी सरिता जी अपने इतने अच्छे परिवार के लिए खुश हो ही रही थी कि शुभम के पापा की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जब उठ बैठ नहीं पाती हो तो क्यों कोशिश करती हो? अभी कहीं और लग जाती तो एक और मुसीबत बढ़ जाती। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना कितना मुश्किल होता है? अरे इतना भारी शरीर उठाए नहीं उठता। नहीं, मैं तो बस पानी। इतना ही बोल पाई थी सरिता जी कि तभी शुभम गुर्राया, पापा मम्मी को हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस लेटे लेटे सारा दिन चिल्लाती रहती हैं। इन्हें तो सारा दिन एक सेवक अपने सिरहाने चाहिए। और जब बेटा बोला तो बहू कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ पापा जी, मम्मी जी की सारी दिन सेवा करके मैं भी थक गई हूँ। अब अगर थोड़े दिन और ऑफिस के साथ इनकी जी हुजूरी की तो इनके बगल में मेरा बेड भी लग जाएगा। इसीलिए मुझे कुछ दिन की सारे कामों से छुट्टी चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया है तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तब तक आप लोग मम्मी जी की देखभाल खुद ही कर लीजिए या किसी नर्स को रख लीजिए। अरे शिवानी सुनो तो, पर मेरे ऑफिस में बहुत काम है, कहते हुए शुभम अपनी बीवी के पीछे हो लिया और शुभम के पापा राधेश्याम जी एक हिकारत भरी नजर सरिता जी पर डालकर वहां से चले गए, बिना ये देखे कि उन सबकी बातों से आहत होकर सरिता जी रो रही थी। सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। सरिता जी के मन को समझाने वाला वहां कोई नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो सरिता जी ही इस घर की संचालक थी। सरिता, मेरा रुमाल किधर है? मम्मी, मेरी वो रेड वाली फाइल किधर है? सरिता, जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है। मम्मी, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, घर पर कुछ अच्छा सा बना देना। हर गृहिणी की तरह दिन भर घड़ी की सुई सी घूमती सरिता जी को कभी अपने लिए कुछ करने का समय ही नहीं मिलता था। पति, बेटे और घर की सारी जरूरतों को पूरा करते करते कब सुबह से शाम हो जाती सरिता जी को पता ही नहीं चलता। एक दिन सरिता जी काम कर रही थी कि वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। आनन फानन में शुभम और उसके पापा राधेश्याम जी सरिता जी को डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहाँ डॉक्टर ने चक्कर आने की वजह ब्लड प्रेशर बढ़ा होना बताया और सरिता जी को दवाई के साथ अच्छा खान पान, सुबह की सैर के साथ वजन कम करने और खुद का ख्याल रखने की हिदायत दी, जिसे सरिता जी ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी सुबह की भागदौड़ के बीच हम महिलाओं के पास खुद के लिए समय ही कहाँ होता है टहलने जाने का। और हम महिलाओं में एक और आदत होती है, अगर हमारे परिवार में किसी सदस्य को कुछ हो जाए तो हम उनकी सेवा में जमीन आसमान एक कर देते हैं, पर अपनी सेहत के लिए हमेशा उदासीन ही रहते हैं। यही सरिता जी ने किया, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन यहाँ वहाँ दर्द और थकान रहने लगी थी। पर वो खुद पर ध्यान देने की बजाय अपनी बहू लाने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। और देती भी क्यों नहीं, शुभम आखिर उनका इकलौता बेटा था, जिसके लिए वो ऐसी घरेलू बहू लाना चाहती थी जो उनके बेटे के साथ साथ इस घर को भी अच्छे से संभाल ले, जिससे उनके ऊपर से जिम्मेदारियों का कुछ बोझ कम हो जाए। पर शुभम ने तो अपने ऑफिस में काम करने वाली शिवानी को पसंद कर लिया। अब बच्चे की जिद के आगे किसकी चली है, सो वर्किंग वुमेन उनकी बहू बनकर आ गई तो सरिता जी ने भी एक अच्छी सास की तरह उसे उसकी पूरी आजादी दे दी
और उसके हिस्से की जिम्मेदारी भी खुद ही संभाल ली। सरिता जी सुबह से शाम तक घर के कामों में खटती रहती। उनका शरीर उनसे चीख चीख कर आराम करने को कहता, पर जिम्मेदारियां उन्हें पल भर भी आराम से बैठने भी न देती। उस दिन भी उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे थे, पर पति, बेटे और बहू को ऑफिस जाना था, तो कहीं उनका नाश्ता, उनका टिफिन लेट ना हो जाए। इसीलिए वो अपनी तबीयत को अनदेखा कर लगातार काम करती रही। अभी वो पराठे बनाकर टिफिन में रख ही रही थी कि न जाने क्या हुआ। उनके बाएं हाथ ने जो टिफिन पकड़ा था, वो टिफिन उनके पकड़ से ढीला हो रहा था और वो हाथ वहीं के वहीं टेढ़ा हो गया। अभी वो हाथ को सीधा कर ही रही थी कि उनके पैर ने उनका वजन साधने से इनकार कर दिया और वो वहीं एक चीख के साथ गिर पड़ी। उनका दिमाग भी शून्य हो गया। पूरे 3 दिन के बाद सरिता जी ने आंखें खोली। होश में आते ही वो उठकर बैठ जाना चाहती थी, पर ये क्या, उनके तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बेबसी से शुभम और अपने पति राधेश्याम जी की तरफ देखा। तब उन्होंने बताया, सरिता, ब्लड प्रेशर बढ़ने से तुम्हें पैरालाइसिस अटैक पड़ा है, जिससे तुम्हारा कमर से नीचे का हिस्सा और एक हाथ शून्य हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयों से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुनकर सरिता जी रोना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, पर उनके मुंह से कुछ टूटे फूटे 2-4 शब्दों के अलावा कुछ नहीं निकला। रातों रात सरिता जी की स्थिति बदल गई थी। इतने दिनों से वो सबकी जिम्मेदारियों का बोझा ढोती, आज वो खुद सभी के ऊपर बोझ बन गई थी। औरत सभी को तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो काम करती है। बिस्तर पर बेजान सी पड़ी एक औरत सभी के ऊपर एक भार ही होती है। पर कहीं ना कहीं सरिता जी को विश्वास था कि जब वो अस्पताल से घर जाएंगी तो उनका परिवार उन्हें संभाल लेगा। पर आज जो कुछ हुआ उसने सरिता जी को अंदर तक हिला दिया। रिश्तों के बीच जो सब कुछ ठीक होने या एक दूसरे को संभालने के विश्वास का जो नाजुक सा धागा होता है, वो टूट गया था। जिन सबके लिए उन्होंने खुद की सेहत को नजरअंदाज किया, जिन सबको उन्होंने खुद से ज्यादा माना, आज वो ही उन्हें बोझ मान रहे थे। उनके हाथ पैर चलना बंद क्या हुए, सभी ने उसे अपने मन से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। कितनी मतलबी है ये दुनिया। सरिता जी ने कपकपाते हाथों से अपने आंसू पोंछे, पर हाथों में जान न होने से न आंसू पूछे और ना ही आंखों के और ना ही मन के। और कहीं ना कहीं सरिता जी अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद ही थी। अगर वो डॉक्टर के कहे अनुसार अपने ऊपर ध्यान दे होती, टाइम पर दवाइयां ली होती, तो शायद उनकी ये हालत नहीं होती। सरिता जी की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शरीर लाचार था, लेकिन मन की हलचल थम नहीं रही थी। बिस्तर पर पड़ी पड़ी वो सोच रही थी, क्या वाकई उनके रिश्ते इतने खोखले थे? क्या वो सालों की सेवा, त्याग, ममता सब व्यर्थ थे? क्या आज वो सच में केवल एक बोझ बनकर रह गई थी? उसी रात जब सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे, सरिता जी को नींद नहीं आई। करवट बदलने की ताकत तो नहीं थी, लेकिन मन पूरी रात करवटें लेता रहा। अगली सुबह जब शिवानी ट्रॉली बैग लेकर तैयार हो रही थी, सरिता जी ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, शिवानी बेटा, जाओ घूम आओ, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें भी इस उम्र से गुजरना होगा। तब तुम्हारी भी कोई बहू तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो बस उस दिन ये मत कहना कि दुनिया बेरहम है। शिवानी का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, लेकिन वो बिना कुछ बोले चल दी। उसी दिन दोपहर को शुभम के ऑफिस से फोन आया। शुभम को हार्ट अटैक आया था। राधेश्याम जी घबराकर अस्पताल भागे। शिवानी को खबर दी गई तो वो तुरंत टूर कैंसिल कर आ गई। शुभम खतरे से बाहर था, लेकिन डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि उसे कुछ दिन घर पर आराम और भावनात्मक सहयोग चाहिए। अब कहानी ने एक करवट ले ली। शुभम को देखकर राधेश्याम जी डर से कांप उठे। उन्होंने सरिता जी के पास जाकर कहा, सरिता माफ कर दो, मैंने तुम्हारी अहमियत तभी समझी जब अपने बेटे को खोते खोते बचाया। तुमने सबका ध्यान रखा, लेकिन हम सब ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। अब तुम चिंता मत करो, अब हम सब तुम्हारा भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना तुमने हमारा रखा था। सरिता जी कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शिवानी भी अब कुछ बदल चुकी थी। शुभम को संभालते संभालते उसे एहसास हुआ कि घर चलाना, बीमार का ख्याल रखना और खुद को संभालना कितना मुश्किल होता है।
उसने धीरे धीरे सरिता जी के पैर दबाना शुरू किया और पहली बार प्यार से बोली, मम्मी जी चलिए, आज से आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अब आपकी बारी है आराम करने की। अब सरिता जी रोज सुबह खिड़की के पास बैठती, शिवानी उनके बालों में कंघी करती और शुभम उनके पास बैठकर अखबार पढ़ता। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी और सही खान पान से सरिता जी के हाथ पैरों में हरकत आने लगी। 6 महीने बाद सरिता जी अपनी व्हील चेयर से उठकर वॉकर के सहारे चलना सीख गईं। पूरे परिवार ने मिलकर उनका पुनर्जन्म देखा था। सरिता जी सोच रही थी, आज मैं फिर जी रही हूँ। फर्क बस इतना है कि अब मैं सबसे पहले अपना ख्याल रखती हूँ, क्योंकि जब औरत खुद को समझती है तभी दुनिया उसे समझती है। दोस्तों, हम औरतें अक्सर खुद से ज्यादा अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, जिसके चलते अपनी सेहत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। पर याद रखना बहनों, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक लोग हमें पसंद करेंगे। जिस दिन उठने बैठने लायक ना रहे, हमारे अपने ही हमारे मरने की दुआ करेंगे। इसीलिए सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी खुद के लिए जिम्मेदारी ना भूलें। सबके साथ साथ अपना भी थोड़ा ख्याल रखें। अपने लिए नियम जरूर बनाएं, सैर पर जाने का, योगा करने का, अपने खाने पीने का ध्यान रखने का। ये कहानी हर उस महिला की है जो खुद को भूलकर अपने परिवार को सब कुछ दे देती है। लेकिन याद रखो बहनों, खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता। अब वक्त है अपनी सेहत, अपने मन और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने का। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।